Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel once again. You are listening to Avinash Srivastava from Om Classes. I am going to explain about one of the best comedies of William Shakespeare. Shakespeare began his dramatic career with comedies. He has written in all 37 plays. These plays can broadly be divided into four major types: comedies, tragedies, romances, and historical plays. His plays have been divided into four periods. As You Like It belongs to second period. Timing 1594 to 1600. Okay. This play published in 1600 में ये पब्लिश हुआ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्ले एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। इसे देखते हैं। ड्यूक, ड्यूक मीन्स होता है किंग, राजा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ड्यूक एंड ड्यूक का ये ब्रदर भाई है फ्रेडरिक। ओके फ्रेंड्स, ब्रदर टू ड्यूक एंड यूजरपर। ये भाई ड्यूक को अपने क्षेत्र से भगा करके ये खुद अपने आप को ये राजा घोषित कर देता है, फ्रेडरिक। आगे आप प्ले में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर आप समझते जाइए, कैरेक्टर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो आप कैरेक्टर को ध्यान से समझिए, देखिए। ओके, तो फ्रेडरिक ये ड्यूक का ये भाई है। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रदर टू ड्यूक एंड यूजरपर। यूजरपर मतलब होता है ज़बरदस्ती छीन लेना, उसको हड़प लेना। ठीक, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। ओलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो, सन्स ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस। ये सर रोलैंड डी बॉयस के ये तीन बेटे कौन कौन? ओलिवर, जैक्स और ऑरलैंडो। ऑरलैंडो इज द हीरो ऑफ द प्ले। ऑरलैंडो आपका हीरो है, इसे ध्यान में रखिए, ऑरलैंडो। ओके, तो ओलिवर, जैक्स एंड ऑरलैंडो। अच्छे से कैरेक्टर को देखिए। ऑरलैंडो हीरो है। रोजालिंड, ये आपकी हीरोइन है इस प्ले की, रोजालिंड। ठीक है, ये हीरोइन है और ऑरलैंडो आपका ये हीरो है। ओके, ये ऑरलैंडो हीरो और रोजालिंड ये हीरोइन है। आगे देखते हैं। डॉटर ऑफ बेनिज्ड ड्यूक। बेनिज्ड मतलब जिसको देश से निकाला गया है, इसकी ये बेटी है रोजालिंड। यहाँ पे देखिए देश से कौन निकाला गया है, आपको स्टार्टिंग में बताया गया, ये ड्यूक जो राजा है, इसको ये इसका भाई ये वजीर रहता है फ्रेडरिक, ये जो है अपने भाई को ड्यूक को यानी राजा को ये देश से निकाल दिया है। और ड्यूक की ही बेटी कौन है? रोजालिंड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉटर ऑफ द बेनिज्ड ड्यूक, ड्यूक की बेटी है रोजालिंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है फ्रेंड्स, इसको आप देखिएगा। और नेक्स्ट कैरेक्टर सीलिया। ओके, डॉटर ऑफ फ्रेडरिक, ये फ्रेडरिक की बेटी है। फ्रेडरिक यहाँ पे कैरेक्टर आपने देखा, भाई ब्रदर। इसकी बेटी जो है वो शीलिया है और ड्यूक की बेटी यहाँ पे ड्यूक की बेटी रोजालिंड है। ओके, आपको डायग्राम के माध्यम से कैरेक्टर को समझाया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरीके से ये प्ले समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि कैरेक्टर भूल जाते हैं, तो जब आप प्ले को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तब आपको कैरेक्टर सब याद रहेंगे।
ओके, तो डॉटर कौन हो गई, ये सीलिया और रोजालिंड। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ ये फ्रेंड हैं, बुजम फ्रेंड हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर एमियंस एंड जैक्स आर अटेंडिंग अपॉन ड्यूक इन हिज बेनिसमेंट। ये बेनिसमेंट के दौरान ये दोनों ये रहते हैं साथ में ड्यूक के, कौन, एमियंस एंड जैक्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टर ला ब्यू, एक कोर्टियर, एक दरबारी है, एंड चार्ल्स ये रेसलर है, ये कुश्ती लड़ता है, चार्ल्स रेसलर। आगे आप देखेंगे रेसलर कौन है, यानी कुश्ती लड़ने वाला, चार्ल्स नाम है इसका। और नेक्स्ट कैरेक्टर है टच स्टोन, ये फ्रेंड एग्जाम में पूछा गया है। टच स्टोन किस प्ले में कैरेक्टर है, तो एज यू लाइक इट में एक क्लाउन है, जेस्टर है, हंसी मजाक करने वाला, ठीक है। टच स्टोन अ क्लाउन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको एक मिलेगा। ओके, टच स्टोन किस प्ले में है, एज यू लाइक इट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टच स्टोन, ठीक है। आगे देखते हैं सिल्वियस एंड कोरिन, ये सेफर्ड्स हैं, गरेड़िया, कौन, कोरिन एंड सिल्वियस, ये दोनों सेफर्ड्स हैं यानी गरेड़िया। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑड्रे, ओके, ऑड्रे एंड विलियम, विलियम और ऑड्रे यानी अ कंट्री फेलो इन लव विद ऑड्रे। विलियम कौन है, ये ऑड्रे के प्रेम में ये रहता है, ठीक है। तो विलियम एंड ऑड्रे, विलियम किसके प्रेम में रहता है, ये ऑड्रे के। नेक्स्ट कैरेक्टर फेबे है, सेफर्डिस, ठीक, गरेड़िया है फेबे। और नेक्स्ट कैरेक्टर एडम एंड डेनिश, सर्वेंट्स टू ओलिवर, ये ओलिवर के नौकर हैं। ओलिवर आप देखिए यहाँ पे ओलिवर कैरेक्टर आपको बताया गया है, ठीक। तो ओलिवर की क्या है, ये एडम एंड डेनिस, सर्वेंट्स टू ओलिवर, ओलिवर के ये नौकर हैं। तो इस तरीके से पूरा कैरेक्टर आपको बताया गया, तो इसे आप बार बार देखें ताकि आपको कैरेक्टर अच्छे से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो प्ले को अब हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से सुनिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द प्ले एज यू लाइक इट। प्राचीन समय की घटना है, एक वजीर था जो बहुत दुष्ट था। उसने अपने राजा का राज्य छीनकर उसे जंगलों में खदेड़ दिया था और अब वह खुद राजा बन बैठा था। कौन फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेडरिक आपको बताया गया है, ये अपने भाई ड्यूक को ये भगा दिया था और खुद अपने आप को वो राजा घोषित कर दिया था, ठीक, कौन, फ्रेडरिक। समझ में आ गया। तो राजा की एक बेटी थी जिसका नाम रोजालिंड था। राजा की बेटी यहाँ पे देखिए, जिसका नाम क्या था, रोजालिंड। समझ में आ गया फ्रेंड। और वजीर की भी एक बेटी थी जिसका नाम शीलिया था। शीलिया ये वजीर यानी डॉटर ऑफ फ्रेडरिक, फ्रेडरिक की बेटी शीलिया। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों ये घनिष्ठ मित्र रहती हैं, रोजालिंड एंड शीलिया, ठीक है। दोनों हम उम्र होने के नाते एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थी और आपस में सगी बहनों से भी ज़्यादा स्नेह रखती थी। जिस समय वजीर ने अपने आप को राजा घोषित किया था और राजा अपने वफादार साथियों के साथ जंगल की तरफ भागने की तैयारी कर रहा था, तब रोजालिंड आखिरी बार अपनी सहेली सिलिया से मिलने गई।
दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोई और अपने बचपन की बीती हुई बातों को याद करने लगी। तभी वजीर की लड़की सिलिया ने उससे जिद की कि वह यहीं रुक जाए। हमारे हमारे तुम्हारे पिताओं के बीच चाहे जैसी भी दुश्मनी क्यों न हो, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। हम दोनों मरते दम तक एक पल के लिए जुदा नहीं होंगी। रोजालिंड ने अपने पिता से आकर जिद की कि वह सिलिया को छोड़कर नहीं जाएगी, उसी के साथ यहीं रहेगी। राजा ने बहुत समझाया मगर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर राजा को उसे छोड़कर अकेले ही जंगल की ओर जाना पड़ा। रोजा सिलिया के पास रह गई। अपने पिता के चले जाने के बाद रोजा उनकी याद में खोई रहती थी। उन्हीं की चिंता में वो गुमसुम रहती थी। अपने पिता की जुदाई का भी उसे बड़ा दुख था, लेकिन सिलिया से भी वह अलग नहीं होना चाहती थी। एक दिन वह दुख में व्याप्त गुमसुम सी बैठी हुई अपने पिता के बारे में ही सोच रही थी। तभी सिलिया वहां पहुंच गई। उसे इस तरह गुमसुम बैठे देखकर बोली, मेरी प्यारी बहन रोजा यानी रोजालिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यूं ही गुमसुम मत रहा करो, हमेशा मुस्कुराती रहा करो, खुश रहा करो, क्योंकि तुम मुझे हंसती व मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। रोजालिन ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, सिलिया, मुझ में जितनी वास्तविक प्रसन्नता है मैं उसे उससे भी कहीं ज़्यादा जाहिर करने की कोशिश करती हूँ। इतनी पर भी तुम चाहती हो कि मैं और भी ज़्यादा खुश रहा करूँ, तो मुझे यह बता दो कि मैं अपने पिता को देश से निकाल देने का दुख किस तरह भूलूं, तभी मैं खुश दिखाई दे सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ। सिलिया ने समझाया, अगर तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को निकाल दिया होता और तुम मेरे साथ होती तो मैं तुम्हारे पिता को अपना ही पिता समझती। इस तरह अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं, तो तुम्हें भी मेरे पिता को अपना पिता मानना होगा। रोजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। चलो ठीक है, मैं अपना दुख भूल जाऊंगी ताकि मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुश रह सकूं, जैसा कि तुम चाहती हो। तुम जानती हो कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ, सिलिया ने उसे बताया, और यह बात पक्की है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद तुम उसकी उत्तराधिकारी बनोगी, क्योंकि जो मेरे पिता ने छीना है यह राज्य मैं तुम्हें खुशी खुशी लौटा दूंगी। यह मेरा वचन है, और अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मेरा जन्म किसी गंदी योनि में हो। इसलिए मेरी प्यारी बहन, तुम गुमसुम न रहो, खुश रहा करो, हर समय मुस्कुराती रहा करो। मुझे माफ़ कर दो सिलिया, रोज़ा बोली, आज के बाद मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करूँगी। मैं इस तरह के साधनों की तलाश करूँगी जो मुझे खुश रह सके। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या प्रेम करना अच्छा खेल नहीं होगा? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि प्रेम करना समय काटने का अच्छा साधन होता है, सिलिया ने कहा, लेकिन किसी पुरुष को दिल से प्यार मत कर बैठना, क्योंकि खेल में भी उस सीमा तक नहीं जाना चाहिए जहाँ से सम्मान पूर्वक वापस न आया जा सके। तो फिर मन बहलाने का कौन सा खेल खेलना चाहिए? रोजा ने मुंह बनाकर सिलिया को देखा। सिलिया बोली, आओ हम यहाँ बैठकर भाग्य का माखौल उड़ाएं और उसके चक्र को आगे धकेल दें ताकि भविष्य में उसके उपहार ईमानदारी के साथ सब में समान रूप से बांटे जा सकें। काश कि हम ऐसा कर पाते। रोजा ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि भाग्य की देवी द्वारा वितरण बहुत पक्षपातपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है। वह अंधी नारियों को उपहार देने में बड़ी गलती करती है। यह बिल्कुल सही है, सिलिया बोली, क्योंकि सुंदर नारियों को सद्गुण नहीं दिए जाते और गुणवतियों को सौंदर्य नहीं। रोजा शीघ्रतापूर्वक बोली, नहीं, तुमने भाग्य और प्रकृति के कार्यकलापों में गड़बड़ कर दी है। भाग्य सिर्फ सांसारिक उपहार प्रदान करता है, जबकि प्रकृति दैहिक आकार प्रकार।
नहीं, ऐसा नहीं है, सिलिया ने समझाया। जब प्रकृति किसी प्राणी को सुंदर बनाती है तो क्या यह मुश्किल नहीं कि प्रकृति उसे आग में जलाकर कुरूप बना दे। प्रकृति ने हमें भाग्य का उपहास करने के लिए बुद्धि दी है, पर क्या भाग्य ने विदूषक को भेजकर हमारी बातों को एकदम बंद नहीं करा दिया। वह भाग्य और प्रकृति की बहस में न जाने कब तक उलझी रहती अगर वहाँ एक नौकर जिसका नाम लिवियो नाम से पुकारा जाता था न आ गया होता। तो लिवियो एक नौकर रहता है, वो यहाँ पे आता है। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही दोनों ने कहा, देखो लिवियो महाशय आ रहे हैं, जरूर उसके पास सुनाने लायक कोई खबर होगी। रोजा खुश होकर कहने लगी। सिलिया उस पर टकटकी बांधे हुए बोली, अब वह हम पर उस समाचार को इस प्रकार थोपेगा जैसे कबूतर अपने बच्चों के मुंह में दाना ठूंसता है। रोजा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, तब तो हम समाचारों के अंदर डूब जाएंगे। तभी लिवियो वहां आकर बोला, सुंदर राजकुमारियों, तुमने एक अच्छा खेल खो दिया। सिलिया चौंकी, बोली, कैसा खेल? लिवियो ने कहा, मैं कैसे बताऊं वह कैसा खेल था। तुम तो कुछ तो बताओ जो तुम्हारे दिमाग से समझ में आए। लिवियो ने कहा, देवियों, आप मुझे भ्रम में डाल रही हैं। मैं तो आपको एक सुंदर कुश्ती के बारे में बता रहा था जिसे आप देख नहीं पाई। यह आपका दुर्भाग्य है। रोजालिन उत्सुकता पूर्वक स्वर में बोली, कृपया मुझे बताओ कुश्ती के बारे में कि और क्या क्या हुआ। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी शुरुआत बताऊंगा। अगर आपको रुचि हो तो आप उसका अंत, जो कि सबसे ज़्यादा मनोरंजक है, खुद इसी स्थान पर देखें जहां आप खड़ी हैं। तो फिर सुनाओ, सिलिया चिल्लाई। मानो कि एक बूढ़ा था तथा उसके 3 पुत्र थे। ओफो, यह कौन से पुराने जमाने की घिसी पिटी कहानी सुना रहे हो? सिलिया बोर होकर बोली। लिवियो ने अपनी बात को जारी रखा। 3 सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाले नौजवान। इन 3 पुत्रों में से सबसे बड़े ने दरबारी पहलवान चार्ल्स, आपको फ्रेंड यहाँ पे देखिए चार्ल्स, ये रेसलर, ये बताया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। तो चार्ल्स के साथ कुश्ती लड़ी, यानी इन 3 पुत्रों में से सबसे बड़े ने दरबारी पहलवान चार्ल्स के साथ कुश्ती लड़ी। चार्ल्स ने उसे तुरंत ही पटक दिया और उसकी 3 पसलियां तोड़ दी। अब उसके जीवन में कोई आशा नहीं है। दूसरे और तीसरे पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ और वे भी वहीं पड़े हैं। उनके बूढ़ा बाप बेचारा रो रहा था। अफसोस, रोजा ने अफसोस जाहिर किया। फिर वह बोली, किंतु क्या कोई और व्यक्ति भी इस तरह का व्यवहार अपने साथ कराने का इच्छुक है? तो फिर हम भी कुश्ती देखने चलें। अगर आप यहीं इसी स्थान पर थोड़ी देर रुकें तो जरूर देख पाएंगी। यह स्थान कुश्ती के लिए निश्चित हुआ है और वह कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है, लिवियो ने बताया। नगर में एक नौजवान आया हुआ था जिसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन नगर में आते ही दरबार के नामी पहलवानों को उसने कुश्ती के लिए ललकारा था। उसका सुकुमार शरीर, भोला चेहरा और आंखों में मासूमियत दिखाई दे रही थी। उसको देखकर कोई इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि उसने कभी तलवार उठाई भी होगी, जबकि वह खूंखार पहलवानों के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसी नौजवान के बारे में लिवियो ने बताया था। अखाड़े में लोगों की बेशुमार भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। लोग उस घड़ी की कल्पना कर रहे थे जब इस नौजवान की गर्दन उस खूंखार पहलवानों की तलवार के नीचे होगी। रोजा और सिलिया भी इस कुश्ती को देखने वहां आई थी। रोजा का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था। रोजा को उस खूबसूरत नौजवान पर तरस आ रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वह अखाड़े में पहुंचकर उस नौजवान के हाथ से तलवार छीन ले
और उसे डांट कर कहे कि उसका यह अनमोल जीवन इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं है। उसे यह कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। ऐसी बेहुदा हरकत से उसे रोकना चाहिए, किंतु शर्म और लज्जा के कारण वह ऐसा न कर सकी। तब उसने पास बैठी सीलिया के कान में धीरे से कहा, सीलिया, इस नौजवान को यहाँ बुलाओ। सीलिया ने लिवियो के द्वारा उसे बुलाया। लिवियो ने वहां जाकर उससे कहा, हे चुनौती देने वाले नौजवान, तुम्हें राजकुमारी बुला रही हैं। वह नौजवान रोजालिंड और सीलिया के सामने उपस्थित हो जाता है। उसे सामने देखकर रोजा बोली, हे नौजवान, तुमने चार्ल्स पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा है। वह नौजवान, जिसका नाम ऑरलैंडो था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है ये नौजवान कौन था, ऑरलैंडो यानी हीरो। ओके, और हीरोइन आपको बताया गया है ये रोजालिंड। ठीक है, तो इसे देखें, यानी उसका नाम क्या था, ऑरलैंडो। यानी चार्ल्स के सामने, यानी ये जो यहाँ पे ये चार्ल्स रेसलर है और ये ऑरलैंडो। अब इन दोनों में यहाँ पे कुश्ती शुरू होती है, रेसलिंग। ओके, और रोजालिंड यहाँ पे ये बचाव कर रही है, ऑरलैंडो को मना कर रही है कि तुम, ये चार्ल्स पहलवान है, इससे तुम मत लड़ाई करो। ठीक है, ये रोजालिंड यहाँ पे ऑरलैंडो को समझा रही है। तो फिर ऑरलैंडो बोलता है, नहीं सुंदर राजकुमारी, उसने सबको चुनौती दी है। मैं भी अन्य लोगों की तरह उसके साथ बल परीक्षा के लिए मैदान में आया हूँ। कहती, हे नौजवान, हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं। सीलिया ने उसकी प्रशंसा की। सीलिया ने ये ऑरलैंडो की ये प्रशंसा की। हाँ, तुम उसकी शक्ति का प्रदर्शन अपनी आंखों से देख चुके हो। शायद अभी तुमने उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम इस कुश्ती को लड़ने से इनकार कर दो। सीलिया ठीक कह रही हो, रोजालिंड शीघ्रता से बोली, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाएगी। हम अपनी ओर से निवेदन करेंगे कि यह कुश्ती का प्रदर्शन यहीं समाप्त कर दिया जाए। ऑरलैंडो ने कहा, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग मेरे बारे में ऐसी राय कायम न करें, क्योंकि इससे मुझे दुख होगा। मैं अपने आप को इस बात के लिए दोषी मानता हूं कि मैं आप जैसी नम्र एवं प्रिय राजकुमारियों की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। मैं चाहता हूं कि इस संघर्ष में आपकी कृपा दृष्टि और सद्भावना मेरे साथ रहे। अगर मैं हार गया तो मेरी अपकीर्ति होती। वैसे पहले भी मैं कीर्तिवान नहीं रहा हूं। अगर मारा गया तो उसकी मौत होगी जो खुद मरना चाहता है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को दुख नहीं दूंगा, क्योंकि इस धरती पर मेरे साथ सहानुभूति रखने वाला एक भी प्राणी नहीं है। मेरी मौत के बाद मेरे द्वारा किए रिक्त स्थान की पूर्ति मुझसे अधिक अच्छा और योग्य व्यक्ति करेगा। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। रोजालिंड निराश होकर बोली, ईश्वर करे कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। इस युद्ध में तुम विजयी बनो। तभी युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। पहलवान अखाड़े में आकर एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। यह देखकर रोजालिंड का मन घबराने लगा। उसे रह रहकर उस नौजवान की जान की परवाह हो रही थी। वह घबराए स्वर में सीलिया के कान में बोली, सीलिया, भगवान के लिए इसे रोको कि यह दंगल न खेले। उसे हाथ में तलवार पकड़े देखकर मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा है। सीलिया की समझ में आ चुका था कि रोजालिंड को क्या हो गया है। उसकी भोली भाली सहेली उस नौजवान को अपना दिल दे बैठी है, मगर वह उस नौजवान को समझाने की कोशिश पहले ही कर चुकी थी। इसलिए वह चुप रही और मन ही मन उसकी जीत की प्रार्थना करने लगी।
उधर दंगल की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। तलवारें म्यानों से बाहर आकर चमचमाने लगी। रोजा के दिल में हुंकार सी उठने लगी, मगर दिल की यह आवाज होठों तक नहीं आ पा रही थी। तलवारों की झंझनाहट से पूरा अखाड़ा गूंज रहा था। तभी वहां एक ऐसी घटना घटी कि रोजा का दिल खुशी से झूम उठा। सहसा ही अखाड़े में बिजली सी चमकी और बिजली की तरह तड़पकर उस युवक की तलवार ने विरोधी की 2 टुकड़े कर दिए। उसके कोमल हाथों की यह करामात देखकर सारे दर्शक दंग रह गए। फिर देखते ही देखते उस नौजवान की जय जयकार होने लगी। स्वयं मंत्री ने उसकी पीठ थपथपाई और पूछा, हे बहादुर नौजवान, तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? कौन है यह भगवान आदमी जो तुम्हारा पिता है, जिसने तुम जैसे बहादुर को जन्म दिया है? ठीक इसी तरह के सवालात राजा के हृदय में भी उठ रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग उसका परिचय जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। हालांकि वहां पर मौजूद हर व्यक्ति काफी प्रसन्न था, मगर सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रही थी रोजालिंडी। उसका दिल भी उस नौजवान का परिचय पाने को मचल रहा था। उस नौजवान ने अपने बारे में बताना आरंभ किया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। महाराज, मेरा नाम ऑरलैंडो और मेरे पिता रोलैंड किसी समय में इसी राज्य के प्रतिष्ठित दरबारी रह चुके हैं। उसका परिचय जानकर राजा बुरी तरह चौंका। क्या वही रोलैंड जो पूर्व राजा का प्रिय मित्र था? जी हाँ, वही। उस नौजवान के मुंह से हाँ सुनते ही राजा को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिजलियां उसके दिल पर टूट पड़ी हों। उस नौजवान को घूरते हुए राजा बोला, बस ऑरलैंडो, हमें इससे ज्यादा तुम्हारा परिचय पाने की आवश्यकता नहीं है। हमने दुश्मन के वंशज को मैं एक पल के लिए भी जीवित नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम्हारी कच्ची उम्र और बहादुरी को देखकर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इसी पल मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। काश कि तुम किसी अन्य पुरुष के पुत्र होते। तुम्हारे पिता का जनता में बहुत सम्मान था, लेकिन मैं अभी तक उन्हें अपना दुश्मन मानता हूँ। अगर तुम किसी और परिवार के वंशज होते तो तुम्हारी इस विजय से मुझे अधिक प्रसन्नता हुई होती। अलविदा बहादुर नौजवान, तुम शूरवीर हो। काश कि तुम अपने आप को किसी और का पुत्र बता देते। उधर उसका परिचय पाकर रोजालिंड बहुत खुश हुई, लेकिन राजा की बात सुनकर वह दुखी हो उठी। यह जानकर कि यह नौजवान उसके पिता के मित्र का लड़का है, उसके दिल को बड़ा सहारा मिला था और वह सोच रही थी कि उससे अपने दिल की हजारों बातें करेंगी, उससे बहुत कुछ पूछेंगी। लेकिन जिस इंसान ने रोजा के पिता को छीन लिया था, आज वही इंसान उसके चहेते युवक को छीन रहा था। ऑरलैंडो जाते हुए राजा से बोला, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं सर रोलैंड का सबसे छोटा पुत्र हूं। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सर रोलैंड डी बॉयस, इन्हीं का ये छोटा पुत्र है। सबसे बड़ा ओलिवर, फिर जैक्स और फिर ऑरलैंडो। आपको स्टार्टिंग में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, तो वह बोला कि मैं उनका सबसे छोटा पुत्र हूँ। और रोजा एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरे पिताजी का सर रोलैंड पर हार्दिक स्नेह था और अन्य सभी व्यक्ति भी सर रोलैंड को मेरे पिता के समान प्यार करते थे, मगर मुझे इस बात का पहले पता होता कि इस नवयुवक किसका बेटा है तो मैं इसे सजल नेत्रों से रो रो कर जीवन के खतरे में न डालने देती। आओ रोजा, हम उसे धन्यवाद तो दे दें।
सीलिया ने कहा, और उसके उत्साह को बढ़ाएं। मेरे पिता के कठोर और ईर्ष्यालु व्यवहार से मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा है। फिर वे ऑरलैंडो के पास जाकर बोली, हे नौजवान, तुम्हें जीत मुबारक हो। तुमने हमारी आशा से कहीं अधिक सफलता प्राप्त की है। अगर तुम प्रेम में दिए अपने वचन को ईमानदारी के साथ ही निभाओगे तो तुम्हारी प्रेयसी निश्चय ही बड़ी खुश होगी। रोजा ऑरलैंडो को अपना हार देते हुए कहती है, तुम इसे अपना इनाम समझकर अपने पास रख लो। तुम इसे उसकी खातिर धारण कर लो जिसका भाग्य इस समय उसके पक्ष में नहीं है, जो तुमको बहुत ज़्यादा देना चाहती है लेकिन जिसके साधन सीमित हैं। अच्छा, अलविदा, दोनों ने कहा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। मेरी अक्ल ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक निर्जीव प्राणी हूँ। फिर वह उसे विदा करके वापस लौट आई। ऑरलैंडो के मन में भी हलचल मची हुई थी। वह मन ही मन सोच रहा था, वह कौन सी प्रबल भावना है जिसने मुझे शक्ति से वंचित कर दिया। मैं उससे बात भी न कर सका, फिर भी उसने मुझे वार्ता हेतु आमंत्रण दिया। बड़ी शर्म की बात है ऑरलैंडो, अब तुम विजेता नहीं रहे, कोई अन्य कोमल व्यक्ति तुम पर काबू पा चुका है। जब ऑरलैंडो वहां से जा रहा था तो उसे महल के बाहर लिवियू टकरा गया। उसने ऑरलैंडो से कहा, दोस्त होने के नाते मेरी आपको सलाह है कि आप यहाँ से चले जाएं। हालांकि तुम प्रशंसा और स्नेह के पात्र हो, लेकिन ड्यूक आप पर संदेह करते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए गलत धारणा पैदा हो चुकी है और मेरे बताने से ज़्यादा आप खुद विचार कर सकते हैं। आपकी सलाह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑरलैंडो ने शुक्रिया अदा किया और तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे यह बताएं कि दंगल के समय उपस्थित 2 लड़कियों में से कौन सी ड्यूक की पुत्री थी। लिवी बोला, अगर चरित्र और स्वभाव पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी लड़की उसकी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सच्चाई यह है कि छोटी लड़की उसकी पुत्री है और दूसरी लड़की निर्वासित किए गए राजा की। इस लड़की को उसके चाचा ने अपने बड़े भाई का राज्य हड़पते समय इसलिए इसे रोक लिया था कि वह उसकी पुत्री की घनिष्ठ सहेली है। वे दोनों एक दूसरे को सगी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन ये नया राजा कुछ दिनों से अपनी भतीजी से भी खुश नहीं है। उसकी अप्रसन्नता का मुख्य कारण यही है कि जनता उसके गुणों की सराहना करती है और उसके अच्छे पिता के कारण उसकी सहानुभूति रखती है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इस भोली लड़की के खिलाफ उसकी कुत्सित भावनाएं एकाएक ही प्रकट होंगी। अच्छा भाई, अब विदा। उम्मीद है कि हम किन्हीं अच्छी परिस्थितियों में भेंट करके परिचय प्राप्त करेंगे। उधर उसके जाने से रोजालिंड उदास हो गई थी। सीलिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे किस तरह समझाए। फिर वह हिम्मत करके बोली, प्रिय रोजालिंड, मेरी बहन, तुम्हें क्या हो गया है? भगवान तुम्हारी हालत पर रहम रखे। क्या तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी? मेरे पास बोलने को एक शब्द भी नहीं, रोजा मायूस होकर बोली। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। नहीं, तुम्हारे शब्द तो अमूल्य हैं और उन्हें बेकार नहीं किया जा सकता। मुझसे बात करो और मुझे अपने तर्कों से पंगु बना दो, सीलिया बोली। तब हम दोनों ही अपंग हो जाएंगी, एक कारण वश और दूसरी अकारण ही पागल हो जाएगी, रोजा ने कहा। लेकिन तुम मुझे अपनी उदासी का कारण तो बताओ। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता की याद आ रही है? सीलिया ने तड़प कर पूछा। नहीं, कुछ अपने स्वयं के बारे में सोच रही थी कि ये जीवन भी कितना कंठ का कीर्ण है। रोजा ने बात को टालने की कोशिश की। ये पौधों के कांटेदार छोर हैं जिन्हें व्यक्ति आनंद के छड़ों में फेंकते रहते हैं। जब हम सामान्य मार्ग नहीं अपनाते तो ये कांटे हमारे वस्त्रों में चुभ जाते हैं, सीलिया ने समझाया। मैं इन्हें अपने वस्त्रों से अलग झटक सकती हूँ,
लेकिन ये कांटे मेरे दिल के अंदर घुस चुके हैं, रोजालिंड ने उत्तर दिया। अपनी भावनाओं पर काबू रखो रोजा। ये भावनाएं अगर मेरे पक्ष में होती हैं तो काबू करती, लेकिन ये तो उस शक्तिशाली नौजवान के लिए हैं, रोजा ने बताया। मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करती हूँ, कोशिश करती रहो। हो सकता है कि वह एक दो बार असफल भी हो जाओ, लेकिन अंत में सफलता मिलेगी। मगर अब मजाक को छोड़कर गंभीर बात बताओ, क्या यह सच है कि तुम सर रोलैंडो के छोटे पुत्र ऑरलैंडो से प्यार करने लगी हो? मेरे पिता भी तो उसके पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रोजा ने कहा। तो क्या यह जरूरी है कि तुम भी उसके पुत्र से उतना ही प्यार करो? अगर तुम्हारा तर्क अपनाया जाए तो मुझे उससे नफरत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिता उसके पिता से नफरत करते हैं। फिर भी मैं ऑरलैंडो से नफरत नहीं करती, सिलिया ने कहा। कभी नहीं, रोजा बोली। अगर तुम मेरा जरा भी मान करती हो तो तुम उससे नफरत मत करना। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो? क्या वह नफरत के लायक नहीं है? सिलिया ने पूछा। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी उससे स्नेह रखना चाहिए। वह मुझे सबसे प्रिय है, उसने समझाया। सखी की उदासी सिलिया से देखी नहीं गई। उसने उसी समय अपने पिता से जाकर बात की ताकि उससे कहकर इस नौजवान को क्षमादान दिलवा सके। लेकिन राजा ने उससे ऐसी बात कह दी कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बेटी से कहा, बेटी, सिर्फ तुम्हारी ही खुशी के कारण मैंने अपने दुश्मन की बेटी को अपने घर में पनाह दे रखी है, लेकिन अब मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगा। उससे कह दो कि वह भी यहाँ से चली जाए। फिर उसने रोजा से आकर स्वयं कह दिया, देखो रोजा, तुम हमारे दरबार को जल्दी से जल्दी छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। जितनी जल्दी तुम यहाँ से चली जाओगी उतना ही अच्छा रहेगा। रोजा ने डरते हुए पूछा, क्या आपका मतलब मुझसे है चाचा? हाँ, तुमने 10 दिन के बाद यह दरबार नहीं छोड़ा और तुमको दरबार के 20 मील के अंदर पाया गया तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। अपने पिता की बात सुनकर सिलिया दंग रह गई। लेकिन मेरा कसूर क्या है? रोजा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे यहाँ से जाने के लिए न कहें। अगर मैं अपने विवेक और भावनाओं से परिचित हूँ, स्वप्न दृष्टा अथवा बुद्धिहीन नहीं हूँ, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैंने कभी विचारों में भी आपकी प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुँचाई है। सभी देशद्रोही ऐसा ही कहते हैं, राजा ने गुस्से में बोला। अगर वे शब्दों के द्वारा अपने आप को साबित कर पाते तो वे पूरी सदाचारी होते। तुम्हारा इतना ही कसूर काफ़ी है कि तुम्हारा यकीन नहीं करता। लेकिन चाचा, आपका ऐसा मुझे विश्वासघातनी प्रमाणित नहीं कर सकता, रोजा तड़प कर बोली। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम अपने बाप की बेटी हो, राजा ने कहा। मैं तो उस वक्त भी उनकी बेटी थी जब आपने उनके राज्य का अपहरण करके उन्हें निर्वासित किया। श्रीमान, विश्वासघात वंश परंपरागत नहीं होती। यदि अगर यह माना भी जाए कि हम इसे अपने संबंधियों से ग्रहण करते हैं तो भी उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता देशद्रोही नहीं थे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको मुझे विश्वासघातनी कहकर मेरे बारे में गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। सिलिया, जो वहीं बैठी उसकी सारी बातें सुन रही थी, अपने पिता से बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। राजा ने सिलिया की बात को काट कर कहा, सिलिया, तुम तो जानती हो कि हमने उसे सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ रहने दिया, नहीं तो यह भी अपने पिता के साथ भटकती फिरती। सिलिया क्रोधित स्वर में बोली, तब मैंने आपसे विनय नहीं किया था कि आप उसे यहाँ रोकें। आपने ऐसा अपनी इच्छा और दया की वजह से ही किया था। उस समय मैं बहुत छोटी थी और इस बात के महत्व को नहीं समझती थी, लेकिन आज मैं इन सब को अच्छी तरह जानती हूँ।
अगर यह विश्वासघातनी हो सकती है तो मैं भी विश्वासघातनी हूँ। हम दोनों एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं, एक साथ पढ़े हैं, साथ साथ खेले हैं और एक साथ खाना खाते हैं। जहाँ भी गए तो एक साथ ही गए, इसलिए हमको अलग नहीं किया जा सकता। राजा ने सीलिया को समझाने की चेष्टा की, बेटी, यह इतनी चालाक है कि तुम उसे समझ नहीं पाओगी। वह अपनी बनावट, शांति और संतोष से दूसरे लोगों की सहानुभूति प्राप्त करती है और इसी की वजह से लोग इसका पक्ष करने लगे हैं। तुम पागल हो, उसी की वजह से तुम लोगों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर सकती हो। जब वह यहाँ से चली जाएगी तुम ही अधिक सुंदर और गुणवान दिखाई दोगी। इसलिए तुम एक भी शब्द मत बोलो, यह मेरा आखिरी फैसला है, उसे यहाँ से जाने दो। तो फिर आपको यही आदेश मेरे लिए भी देना होगा, सीलिया ने भड़क कर कहा, क्योंकि मैं भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। राजा ने आखिरी बार रोजालिंड से कहा, रोजा, तुम समझदार लड़की हो, इसलिए यहाँ से जल्दी जाने की तैयारी करो, नहीं तो मजबूर होकर मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। और अगर मैं इसे न जाने दूं, आहिस्ता से सीलिया ने कहा, तो तुम भी मेरे राज्य से निकल जाओ और जाकर उसी के साथ रहो। राजा ने यह आज्ञा दे तो दी थी, लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसकी बेटी अपनी सहेली के लिए उसके राज्य, सुख, वैभव को लात मारकर चली भी जाएगी। लेकिन पिता की इतनी सपाट आज्ञा सुनकर अब सीलिया को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। पिता के जाने के बाद उसने रोजा को समझाया, रोजा, कहाँ जाओगी तुम? काश कि तुम मेरे पिता की बेटी होती, लेकिन देखो, तुम मेरे पिता के द्वारा कहे गए उन शब्दों को भूल जाओ। मेरे दुख हद से ज़्यादा हो चुके हैं, अब भूलने की गुंजाइश नहीं। रोजालिंड रोते हुए बोली, नहीं, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं, तुम खुश रहो। क्या तुम नहीं जानती हो कि उन्होंने मुझे भी निकल जाने का आदेश दे दिया है? सीलिया ने प्रेम पूर्वक उसे समझाया। नहीं सीलिया, तुम उनकी बेटी हो, उन्होंने तुमसे यह बात गंभीरता पूर्वक नहीं कही। अगर तुम ऐसा समझती हो कि उन्होंने मुझसे गंभीरता पूर्वक नहीं कहा, तो मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ। मेरी प्यारी बहन, क्या हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे मेरे पिता अपना दूसरा उत्तराधिकारी ढूंढ लें। अब वह योजना बताएं कि हम यहाँ से किस तरह भाग निकलें, कहाँ जाएं और अपने साथ क्या क्या सामान ले जाएं। इन हालात में तुम अपने आप को अकेला मत समझो। मुझे इस आकाश की कसम जो तुम्हारे दुख में पीला हो गया है, मैं तुम्हारा अनुगमन करूंगी, चाहे तुम मुझे कितना ही क्यों न समझाओ। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पिताजी की तलाश में आर्डन वन की ओर। आर्डन नाम का यहाँ पे वन रहता है, सीलिया ने बताया। लेकिन हम दोनों लड़कियों के लिए इतनी दूरी तय करना खतरे से खाली नहीं है। स्त्री की सुंदरता धन की अपेक्षा चोरों को अधिक ललचाती है, रोजा ने कहा। फ्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा, ये लाइन एग्जाम में पूछा जाता है। आप हिंदी में इसे समझ लीजिए, यानी स्त्री की सुंदरता धन की अपेक्षा चोरों को अधिक ललचाती है। ये कौन कहता है? ये रोजालिंड कहती है। तो फिर हम ऐसा करते हैं, सीलिया ने कुछ सोच समझकर बोली। मैं फटे पुराने कपड़े पहन लूँगी, ये सीलिया बोलती है, और मुंह पर हल्की मटमैली पीली मिट्टी लगा लूँगी। तुम भी ऐसा ही कुछ कर लेना। इस प्रकार आसानी से हम लोग अपनी यात्रा तय कर लेंगे। रोजालिंड ने कुछ देर सोचते हुए बताया, क्या यह उचित होगा कि मैं पुरुष का वेश धारण करूं? क्योंकि मैं अपना सामान्य कद से अधिक लंबी हूँ। अपनी कट में एक तलवार लटका लूँगी और हाथ में एक भाला ले लूँगी। अब ये यहाँ पे दोनों ये डिस्गाइज करेंगे, यानी अपना भेष बदलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर तुम्हारा नाम भी कोई पुरुष वाला होना चाहिए, सीलिया ने कहा। ठीक है, तुम मुझे गैनीमेड के नाम से
पुकारना। ठीक है, तो शीलिया अपना नाम गेनीमेड रख लेती है और तुमको किस नाम से पुकारा जाए? तो उसने पूछा, मेरा नाम एलिना होगा। ठीक है, तो शीलिया अपना नाम गेनीमेड रखती है और ये शीलिया अपना नाम एलिना रखती है। ओके फ्रेंड, एलिना और गेनीमेड, इसको ध्यान में रखिए। फिर रोज़ा ने शीलिया से एक सलाह मांगी। शीलिया, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हम तुम्हारे पिता के दरबारी विदूषक को चुपचाप अपने अपने साथ ले जाएंगे। क्या हमें उससे यात्रा के दौरान लाभ नहीं होगा? शीलिया ने कहा, तुम ठीक कहती हो। वह हर जगह हमारे काम आ सकेगा और उसको अपनी तरफ मिलाने की बात मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, सब चलकर हम अपना धन व जवाहरात इकट्ठा करें और यहाँ से निकलने का उपयुक्त समय भी तो निर्धारित करना है और हमें कोई ऐसा उपाय भी सोचना है कि बाद में होने वाली खोज से हम बच सकें। और उस दिन सूर्य की विदाई के साथ साथ वे दोनों सहेलियां भी राजमहल और राजधानी से विदा ले चुकी थीं। राजकुमारियों ने जंगल के रास्ते से गुजरने के लिए अपने अपने वेश भी बदल लिए थे। दोनों भाई बहन बनकर जंगल की तरफ चल पड़े। ओके, यानी जो रोजालिंड है वो गैनीमेड के नाम से वो पुरुष का वेश धारण की है और शीलिया जो वो एलिना के नाम से वह अपना वेश धारण की है। यानी अब दोनों भाई बहन बनकर जंगल की तरफ वो निकल पड़े। जिन राजकुमारियों ने कभी नंगी जमीन पर पांव नहीं रखा था, वही आज भूखी प्यासी बीहड़ जंगलों की खाक छान रही थी। उन दोनों को अपनी मंजिल का कोई ज्ञान नहीं था, कहाँ जाएंगी कुछ भी पता नहीं था। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि भूतपूर्व राजा अर्थात रोजा के पिता आर्डन नामक जंगल में अपने विश्वसनीय साथियों के साथ कहीं रह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्डन नामक वो फॉरेस्ट में वो रह रहे थे। ठीक, नामक जंगल में अपने विश्वसनीय साथियों के साथ कहीं रह रहे थे और शिकारियों का सा जीवन गुजार रहे थे। लेकिन वह जंगल में कहाँ है, किस तरह रहते हैं, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उधर निर्वासित हुआ राजा जंगलों की जिंदगी गुजारने का आदी हो चुका था। वह अपने साथियों से बोला, मेरे साथियों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जंगल में काफ़ी समय से रहते रहते हमें यह जीवन राज दरबार के जीवन से भी अच्छा लगने लगा है? दरबारी जीवन तो खोखला होता है। जंगली के खतरों की अपेक्षा दरबार की ईर्ष्या ज़्यादा हानिकारक होती है। यह सच है कि यहाँ हमें बदलते मौसमों का सामना करना पड़ता है, फिर भी मैं यह सोचकर मुस्कुरा देती हूँ कि प्रकृति को चाटुकारी नहीं आती। ऐसा लगता है कि प्रकृति के तत्व मुझे मनुष्य की कमजोरियों से अवगत करा रहे हैं। वास्तव में दुर्भाग्य के दिनों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह उस टोड के समान होता है जो बदसूरत और जहरीला होने के साथ साथ ही अपने सिर में कीमती मणि रखता है। हमारा जीवन एकांत व जनता की चहल पहल से दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ एकांत नहीं लगता। ये जंगल के वृक्ष बातें करते हुए महसूस होते हैं। ये पत्थर हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। यहाँ हमारे चारों ओर अच्छाई ही अच्छाई है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई परिवर्तन हो। तभी एक सेवक ने कहा, आप भाग्यशाली हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण हालातों को भी शांति एवं माधुर्य में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर राजा ने कहा, आओ चलो हम गोश्त के लिए हिरन का शिकार करें, लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारी भूख मिटाने के कारण जंगल के ये भोले भाले जानवर मारे जाते हैं। उधर राज दरबार में फ्रेडरिक परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों लड़कियां कब गायब हो गईं। वह क्रोधित होकर बोला,
ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने भी उस दोनों को जाते हुए नहीं देखा। यह बात विश्वसनीय नहीं कि किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। जरूर मेरे दरबार के कुछ लोगों ने उनकी सलाह की होगी। कौन है वे बदमाश? सामंत ने बताया, महाराज, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने सिलिया और रोजा को जाते देखा हो। उनकी दासियों ने जो उनके साथ रहती थी उन्हें बिस्तर पर सोने के लिए जाते देखा था, लेकिन सुबह ही उन्होंने देखा कि वह दोनों राजकुमारियां वहां नहीं थीं। तभी दूसरे सामंत ने बताया, महाराज, वह नीच कुल का विदूषक भी लापता है जिसकी बातों पर आपको हंसी आया करती थी। यही नहीं, राजकुमारी की दासी का कहना है कि उसने चुपके से आपकी पुत्री सीलिया और चार्ल्स को उस शक्तिशाली नौजवान की प्रशंसा करते हुए सुना था जिसने चार्ल्स को हरा दिया था। वह कहती है कि राजकुमारियों के साथ वह शक्तिशाली नौजवान भी होगा। महाराज, गुस्से से दहाड़े उस दुस्साहसी ऑरलैंडो को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को उसके भाई के घर भेजो। अगर वह वहां नहीं मिले तो उसके भाई को मेरे पास लाया जाए। मैं उसको ऑरलैंडो का पता लगाने के लिए मजबूर कर दूंगा। यह कार्य तुरंत हो जाना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही न बरती जाए। ये बेवकूफ़ लड़कियां जो भाग गई हैं फौरन वापस लाई जाएं। उधर ऑरलैंडो भटकता हुआ अपने भाई ओलिवर के घर पहुंचा। ओके फ्रेंड्स, ऑरलैंडो ये भाई जो भटकता हुआ वह अपने भाई ओलिवर ओलिवर के घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। उस समय उसका भाई घर पर मौजूद नहीं था। उसका नौकर एडम, उसका एक नौकर था एडम। ओके, उसका नौकर एडम वहां मौजूद था। उसने ऑरलैंडो को देखकर कहा, ये आपकी क्या हालत हो गई है मालिक, और आप यहाँ क्यों आए हैं? आप इतने अच्छे क्यों हैं कि लोग आपको प्यार करते हैं? आपके गुण ही आपके दुश्मन बन गए। ऑरलैंडो चौंक कर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बात क्या है? एडम ने बताया, मेरे अच्छे मालिक, आप यहाँ से चले जाएं। इस घर की चारदीवारी में आपके गुणों की वजह से आपसे नफरत करने वाला आपका भाई रहता है। वो आपकी जान का दुश्मन बन चुका है, इसलिए आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। तुम इस घर से नफरत करो और दहशत खाओ, इसमें प्रवेश मत करो। लेकिन एडम, तुम मुझे कहाँ जाने की सलाह देते हो? वह आश्चर्यचकित होकर बोला, इस जगह को छोड़कर आप कहीं भी जा सकते हैं। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं दर दर का भिखारी बन जाऊं, या फिर अपने आप को इस हद तक गिरा लूं कि सड़कों पर हत्या करता फिरूं और लूट मार करके अपना गुजारा करूं? लेकिन मैं ऐसा मार्ग कभी नहीं अपनाऊंगा। इसके बदले चाहे मेरा भाई मुझे मार ही क्यों न डाले, वह बोला। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पास 500 सिक्के हैं जो मैं धीरे धीरे करके जोड़े हैं। मैंने इस धन को अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखा था। आप यह रकम ले सकते हैं। ईश्वर जो छोटी छोटी चिड़ियों तक के भोजन का प्रबंध कर देता है, बुढ़ापे में मेरी भी देखभाल करेगा। अब यह धन मैं आपको देता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। कुछ देर बाद उसने विनती की, अगर मालिक आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं सेवक की तरह आपके साथ रहूंगा और आवश्यकता पड़ने पर आपकी मदद भी करूंगा। ऑरलैंडो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, जैसा कि तुम चाहते हो। तुम्हारे पास जो धन है उससे हम कोई ऐसा काम कर लेंगे कि आसानी से अपना गुजारा कर सकें। एडम ने कहा, तो फिर देर न कीजिए मालिक। तो उसके साथ जो है एडम ये जाता है। चलो जल्दी यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मरते समय तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, एडम कहता है। फिर वह दोनों अपनी किसी दूसरी मंजिल की तलाश में चल पड़े जिसका उन्हें अभी कोई अनुमान भी नहीं था। उधर जंगलों में चलते चलते उनके
नाजुक पाँव में छाले पड़ गए थे। भूख और प्यास से वे बेहाल हुई जा रही थीं, फिर भी दोनों चली जा रही थीं। कौन? यहाँ पे रोजालिंड और सीलिया। ये दोनों अब घर से निकल गई हैं और जंगल में ये नंगे पांव अपना चल रही हैं। घंटों चलने के बाद वे दोनों नगर से दूर वन की सीमाओं के पास जा पहुंची और सुस्ताने के लिए बैठ गई। रोजालिंड ने कहा, हे ईश्वर, मैं तो अंदर तक से भी बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। अब आगे चलना बस में नहीं है। उनके साथ आया सेवक टच स्टोन उनके साथ में था। ये फ्रेंड टच स्टोन ये साथ में था। टच स्टोन बोला, अगर मेरी टांगें न थकी होती तो मुझे आंतरिक रूप से थकने की कोई परवाह नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि रोजालिंड और सीलिया के साथ में उसका सेवक कौन साथ में था, तो ये टच स्टोन आया था। ठीक है। हाँ, सीलिया ने भी कहा, अब मैं भी और आगे नहीं जा सकती, इसलिए कृपया थोड़ी देर रुक कर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टच स्टोन ने कहा। रोजालिंड चारों ओर देखकर बोली, क्या ये आर्डन वन है? आर्डन वन। हाँ, इस समय हम आर्डन वन में पहुंच चुके हैं। आर्डन फॉरेस्ट। आर्डन फॉरेस्ट फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आर्डन वन ये किस प्ले में है, तो ये एज यू लाइक इट में है, आर्डन फॉरेस्ट। ठीक है। तो रोजालिंड चारों ओर देखकर बोली, क्या ये आर्डन वन है? हाँ, इस समय हम आर्डन वन में पहुंच चुके हैं, उसने बताया। अब मुझे घर याद आ रहा है। तभी रोजालिंड की नज़र एक चरवाहे और उसकी प्रेमिका पर पड़ी है, जो वहां से गुजरते हुए अपनी प्रेम की बातें कर रहे हैं। ओके। रोजा चुपचाप उनकी बातों को सुनने लगी। उसे भी ऑरलैंडो की याद आने लगी थी और वह उसी के ख्यालों में खो गई थी। तभी सीलिया ने कहा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप में से कोई जाकर उधर खड़े व्यक्ति से पूछे कि क्या वह स्वर्ण के बदले में हमें कुछ भोजन दे सकता है। मुझे बहुत भूख लगी है। ओ विदूषक, सुनो, टच स्टोन ने आवाज़ लगाई। चुप रहो मूर्ख, वह तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार नहीं जो तुम इस तरह पुकार रहे हो, सीलिया ने डांटा। लेकिन उसकी आवाज़ चरवाहे के कानों में पड़ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, कौन पुकार रहा है? टच स्टोन ने उसे अपनी ओर आकृष्ट करते हुए कहा, इधर देखो श्रीमान, इधर। चरवाहा उधर देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि ये लोग इस समय बड़ी मुसीबत में हैं। रोजालिंड उसके पास जाकर बोली, मेरे दोस्त, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चरवाहे ने कहा, अजनबी दोस्त, मेरा भी आपको और आपके साथियों को प्रणाम। रोजालिंड मर्दानी आवाज में बोली, हे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहाँ सोने के बदले हमें भोजन प्राप्त हो सके और कुछ देर हम वहाँ आराम भी कर सकें। हमारे जीवन में हमारे साथ ये युवती है जिसे जोर से भूख लगी है। अगर इसे भोजन न मिला तो यह मूर्छित भी हो सकती है। वह चरवाहा उन्हें बताने लगा, मैं एक चरवाहा हूँ और अपने मालिक की बकरियाँ व भेड़ें चराता हूँ। मेरा मालिक बड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए मैं आपको वहाँ तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन बाड़े में जहाँ मैं रहता हूँ, अगर आप वहाँ रहना चाहें तो रह सकते हैं। रोजा कुछ सोचते हुए बोली, अगर यह सौदा ईमानदारी पर आधारित है तो तुम वह घर और चारागाह तथा सारी भेड़ें खुद खरीद लो। पैसों की फिक्र मत करो, भुगतान हम करेंगे।
और हम तुम्हारा वेतन भी बढ़ा देंगे। यह जगह हमारी पसंद की है और हम यहीं रहना पसंद करेंगे। सिलिया ने कहा। चरवाहा शांतिपूर्वक बोला, निश्चय ही वह जगह बिकने की है। आप लोग मेरे साथ आइए और चलकर खुद देखिए। अगर वह जगह आपको रहने योग्य लगे और आपको पसंद आ जाए तो मैं आपके धन से फौरन खरीद लूँगा और इसके बाद मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करूँगा। सभी चरवाहे के पीछे चल दिए। उधर जंगल में ऑरलैंडो और एडम भी चलते चलते थक चुके थे। ऑरलैंडो और एडम वो भी चल रहे थे। एडम भूख के कारण अपनी हिम्मत हार चुका था और उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। मजबूर होकर ऑरलैंडो को ही भोजन की तलाश में आगे निकलना पड़ा। भोजन की तलाश करता फिरता वह निर्वासित राजा के पास जा पहुंचा। वहां सब लोग बैठे हुए भोजन करने की तैयारी ही कर रहे थे कि ऑरलैंडो ने अपनी तलवार खींचकर बाहर निकालते हुए कहा, खाना बंद करो। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। स्वयं राजा भी हैरान रह गया था। फिर उसने ऑरलैंडो से कहा, हे नवयुवक, क्या बात है? तुम हमसे क्या चाहते हो? ऑरलैंडो ने कहा, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, कृपया आप लोग मुझे कुछ खाना दे दीजिए। राजा स्नेहपूर्वक बोला, बैठ जाओ, तुम्हारा स्वागत है और हमारे साथ ही भोजन करो। राजा की बातें सुनकर ऑरलैंडो अपने किए पर पछताने लगा। फिर उसने अपने व्यवहार की उन सबसे माफ़ी मांगी और बोला, मेरे साथ एक व्यक्ति और है जो बूढ़ा है, वह भी बहुत भूखा है। राजा ने उसे भी वहां लाने की आज्ञा दी। ऑरलैंडो एडम को भी जाकर ले आया। एडम उसके साथ में गया हुआ था ऑरलैंडो के। यहाँ पे एडम, ठीक है। फिर सभी लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया और बातों बातों में राजा को यह भी पता चल गया कि ऑरलैंडो कोई और नहीं, उसके दोस्त रोलैंडो का छोटा पुत्र है। उसने अपने बारे में भी बताया कि वह भी राजा है जिसे निर्वासित कर दिया गया और तुम्हारे पिता का मित्र भी है। वह उसकी पूरी कहानी सुनकर उसे अपने साथ ही ले गया। वहां राजा के सैनिक ऑरलैंडो की तलाश कर रहे थे। उसके न मिलने पर उसके भाई ओलिवर को पकड़कर, यानी ओलिवर को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने अपने भाई ऑरलैंडो को काफ़ी दिन से नहीं देखा है। अब मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। जल्दी से जल्दी तुम अपने भाई को ढूंढकर मेरे पास नहीं लाए तो मैं तुम्हें इस देश से हमेशा हमेशा के लिए निर्वासित कर दूंगा। ऑरलैंडो जंगलों में राजा रोजा की याद में बैठकर कविताएं लिख किया करता था। वह जंगल में बैठकर रोजालैंड के नाम से वह कविता लिखता था। वह रोजाना अपने विचार, अपने दिल की बातें पेड़ों पर लिखा करता था और कहता था, हे मेरी कविता, इस पेड़ पर लटक जाओ जिससे सारे संसार को मेरे और रोजालैंड यानी रोजा के प्रेम का पता लग सके। और रोजा, मैं इन पेड़ों का प्रयोग पुस्तकों के रूप में करूँगा और अपने विचार अपने तनों पर अंकित कर दूंगा, जिससे इस जंगल के हर व्यक्ति, हर प्राणी के गुणों की प्रशंसा हर स्थान पर दिखाई दे। ऑरलैंडो ने हर जगह हर पेड़ पर रोजा और अपना नाम लिखकर छोड़ दिया था। वो आर्डन नामक फॉरेस्ट आपको बताया गया है। आर्डन नामक फॉरेस्ट में वो पहुंचे। आर्डन नामक जो फॉरेस्ट था उसमें हर पेड़ पर ऑरलैंडो ने अपना और रोजालैंड का नाम वो लिख दिया। ठीक, वह सोच रहा था कि पेड़ पर हम नाम लिख देंगे तो उसका पता चल जाएगा। और रोजा, मैं इन पेड़ों का प्रयोग, वो कहता है मैं इसको पुस्तकों के रूप में करूँगा। ठीक है, तो वह हर जगह अपना और रोजा का नाम लिख देता है। उधर रोजा और सिलिया चरवाहे के यहाँ रहने लगी। चरवाहा उनका खूब आदर सत्कार करता था। रोजा और सिलिया ने भी सोचा कि राजा की खोज करने के लिए उन्हें न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए बेहतर यही होगा कि कुछ दिन यहीं रहकर गांव की भाषा, बोलचाल, रहन सहन सभी तौर तरीके सीख लिए जाएं, ताकि उन्हें किसी बात की परेशानी न हो और दूसरे कोई उन्हें पहचान न सके। और यह भी हो सकता है कि यहाँ रहने से शायद उन्हें राजा के विषय में भी मालूम हो जाए। वहाँ रहते हुए रोज़ा एक दिन थोड़ी दूर तक घूमने के लिए निकली तो उसे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि जगह जगह पेड़ों पर उसका नाम लिखा हुआ है। चट्टानों पर भी उसे यही सब देखने को मिला। कुछ पेड़ों और चट्टानों पर तो उसका नाम ले लेकर विरह गीत भी लिखे गए थे। उसे संदेह हो गया कि हो न हो यह करतूत ऑरलैंडो की ही है और वह वहीं कहीं आसपास ही है। रोसालिंड उसकी कविताएं जो कागज पर लिखी पेड़ पर टंगी हुई थीं, उसने साथ ले आई और उसे पढ़ रही थी। तभी सीलिया ने आकर एक कागज उठाया और उसे पढ़ने लगी। क्या इस स्थान को सिर्फ इसलिए रेगिस्तान कहा जाए कि यह निर्जन है? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी कविताएं यहाँ टांग कर हर पेड़ को वाक शक्ति से भर दूंगा। इन कविताओं में बहुत सी गंभीर कहावतें होंगी। कागज को पढ़ने के बाद सीलिया ने उससे पूछा, क्या तुमने इसको पढ़ा जो मैं अभी पढ़ रही थी? हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, सीलिया बोली, लेकिन क्या तुम्हें पेड़ों पर तुम्हारा नाम लटके और खोदने की योजना पर आश्चर्य नहीं हुआ? हाँ, तुम्हारे यहाँ जाने से पहले मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, मगर अब नहीं, वह बोली। क्या तुम अनुमान लगा सकती हो कि यह किसने किया होगा? सीलिया ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि यह वही नौजवान है। मुझे भी लगता है कि यह वही नौजवान है जिसे तुमने इनाम में अपनी चेन दी थी। वो चेन दी थी। ठीक है। रोज़ा ने सीलिया से अनजान बनकर पूछा, सीलिया मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या था? उस नौजवान का नाम ऑरलैंडो था, और जिसने तुम्हें दिल का पूरा अधिकार जमा लिया था। क्या सीलिया, तुम्हें पूरा विश्वास है कि यह कविताएं मेरे लिए ऑरलैंडो ने ही लिखी है? उसने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, ऑरलैंडो ने। हाँ रोज़ा, ऑरलैंडो ने, सीलिया ने यकीन दिलाया। और एक बात और सुनो, मैंने उसे अपनी आंखों से भी देखा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ रोज़ा, मैंने उसे देखा है, उसने कहा। जब तुमने उसे देखा है तो वह क्या कर रहा था? उसने क्या कहा? वह कैसा लग रहा था? उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे? वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? वह कहाँ ठहरा हुआ है? वह तुमसे कैसे विदा हुआ और दोबारा तुम उससे कब मिलने वाली हो? यह सब सवालों का जवाब एक शब्द में ही चाहिए। अगर तुम्हें इन सब सवालों का जवाब एक शब्द में चाहिए तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है जो तुम्हारे इन सारे सवालों का जवाब दे सके, सीलिया ने कहा। लेकिन क्या वह जानता है कि मैं इसी जंगल में हूँ और पुरुषों की पोशाक पहनती हूँ? ओके, तो आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ बीच में बताया गया कि जो रोज़ालिंड, यहाँ पे रोज़ालिंड है, वो गैनीमेड का रूप, एक पुरुष का रूप धारण कर ली है। ठीक है, वो गैनीमेड का रूप धारण की है, ME, गैनीमेड। और वो सीलिया जो है वो एलिना का वो रूप धारण की है। ठीक है, यानी ये पुरुष का रूप रोज़ालिंड धारण की है और ये स्त्री का। ओके, तो गैनीमेड और एलिना, इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो भेष बदली थी तो उसका नाम क्या था। ठीक है। तो आगे तो उसकी कहते कि लेकिन क्या वह जानता है कि मैं भी इसी जंगल में हूँ और पुरुषों की पोशाक पहनती हूँ? उसकी उत्सुकता पल पर बढ़ने लगी।
अरे अरे बाबा, तुम प्रेमियों के प्रश्नों का उत्तर देना तो उतना ही मुश्किल है जितना सूरज की किरणों में धूल की कणों को गिनना। मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने उसे किस दिशा में देखा था, फिर तुम खुद ही उससे निष्कर्ष निकालती रहना। वह ताड़ के वृक्ष के गिरे हुए फल के समान एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अगर उस पेड़ से ऐसे फल गिरते हैं तब तो उसे जुपिटर का वृक्ष कहना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, शीलिया ने आगे बताया। वह घायल सूरवीर की तरह उस पेड़ के नीचे चित्त पड़ा हुआ था। तभी शीलिया की नज़र सामने से आते हुए दो व्यक्तियों पर पड़ी, जिनमें एक ऑरलैंडो था और दूसरा जैक्स। यानी ऑरलैंडो और जैक्स, ये दोनों थे। शीलिया ने उसे दिखाया। वह देखो, तुम्हारा ऑरलैंडो वहाँ सामने से आ रहा है। अरे हाँ, यह तो सचमुच वही है, मगर यह उसके पास कौन है, उसके साथ कौन है? चलो हम लोग यहाँ से हट जाते हैं। फिर वह दोनों छिप गई। ये सोच रही थी कि इन दोनों की बातें सुनेंगी। तभी उनके कान में जैक्स के बोलने की आवाज़ पड़ी। वह कह रहा था, देखो ऑरलैंडो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रेम गीत लिखकर अब और पेड़ों को खराब न करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि गलत ढंग से पढ़कर आप मेरी कविताओं को खराब न करें। क्या रोजालिंड तुम्हारी प्रेमिका है? जैक्स ने पूछा। वो कहता है, जी हाँ। जैक्स ने कहा, मुझे उसका नाम अच्छा नहीं लगता। ऑरलैंडो ने जवाब दिया, उसके नामकरण के साथ तुम्हारी प्रसन्नता से किसी को कोई सरोकार नहीं था। उसकी ऊंचाई कितनी है? जैक्स ने पूछा। मेरे दिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी है, ऑरलैंडो बोला। जैक्स उसका जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे उत्तर बहुत अच्छे हैं। क्या तुम स्वर्णकारों की पत्नियों के साथ रहे हो, जिससे उनकी अंगूठियों पर खुदे हुए आदर्श सीख गए हो? नहीं, यह बात नहीं, ऑरलैंडो बोला। मैं तुम्हें सस्ते रंगे हुए कपड़ों पर लिखे आदर्शों के ढंग से जवाब दे रहा हूँ, जहाँ से तुम्हारे प्रश्न लिए गए प्रतीत होते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती किसी से प्रेम करना है। जैक्स ने उसे समझाने की कोशिश की। यह गलती मुझे इतनी प्यारी है कि इसे तुम्हारे सबसे अच्छे गुण से भी बदलना नहीं चाहूँगा। मैं तो भड़क पाया। ऑरलैंडो ने जवाब दिया, अब मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। अलविदा। जैक्स ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब आपको जाना चाहिए। ऑरलैंडो ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए, फिर वह वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सीलिया और रोजालिंड बाहर आ गई। उसने एक योजना बनाई कि क्यों न इसको बेवकूफ़ बनाया जाए। रोजा ने उसके पास आकर कहा, ऐ वनवासी, सुनते हो? जी कहिए, उसने चौंक कर कहा। क्या आप बता सकते हैं कि क्या वजह होगा? रोजा ने पूछा। तुम्हें पूछना चाहिए कि समय क्या है, क्योंकि जंगल में कोई घड़ी नहीं है, ऑरलैंडो बोला। इसका मतलब है कि इस जंगल में कोई सच्चा प्रेमी नहीं है, क्योंकि उसकी आहें समय की धीमी कदम के अंतराल को सही सही बता देती हैं, जैसे घड़ी बताती है। रोजा ने कहा, तुम समय को तेज कदम चलने वाला क्यों नहीं कहते? यह भी उतना ही सही होगा। उसने उसकी ओर देखा। बिल्कुल नहीं, रोजा ने उसकी बात का विरोध किया। श्रीमान, भिन्न भिन्न लोगों के साथ समय भिन्न भिन्न चालों से चलता है। मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसके साथ वह धीरे धीरे चलता है और किसके साथ दुबकी चाल से समय चलता है, किसके साथ सरपट दौड़ता है और किसके साथ वह बिल्कुल ही नहीं चलता। तो कृपया आप मुझे बताइए कि वह किसके साथ दुबकी चाल से चलता है, उसने पूछा। तो वह बताता है, नहीं, रोजा ने बताया कि वह कुमारी युवती के साथ उसकी सगाई और विवाह के तय किए गए दिन के मध्य की अवधि में दुबकी चाल से चलता है, यानी बहुत धीमी गति से चलता है। वह कहती है कि जब एक महिला की सगाई हो जाती है और सगाई और विवाह के बीच का जो समय रहता है, तो समय बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे यह अवधि 7 दिन की होगी
तो समय उसके लिए इतनी ही धीरे चलता है कि यह अवधि 7 वर्ष के समान हो जाएगी, रोजा ने बताया। और समय बहुत धीरे धीरे किसके साथ चलता है? उस पादरी के साथ समय धीमी गति से चलता है जिसे लौटने का ज्ञान नहीं होता, और उस धनवान के साथ भी जो जोड़ों के दर्द से पीड़ित नहीं है। पादरी मज़े से सोता है क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता, और धनवान मज़े से रहता है क्योंकि उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। और समय सरपट किसके साथ दौड़ता है? उसने पूछा। समय उस चोर के साथ सरपट दौड़ता है जिसे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। रोजालिंड शीघ्रता से उसके सवालों के जवाब दे रही थी। हे सुंदर युवक, तुम रहते कहाँ हो? ऑरलैंडो ने उसकी बातों से खुश होते हुए पूछा। मैं अपनी इस गरड़िया बहन के साथ जंगल के छोर पर रहता हूँ। उसने सिलिया की ओर इशारा किया। वो अपना नाम एलिना रखी है और रोजालिंड गैनीमेड रखी है, ठीक है। हाँ, क्या तुम लोग इसी स्थान में रहने वाले हो? ऑरलैंडो उन्हें गौर से देखते हुए बोला। जी हाँ, तुम्हारा बोलने का ढंग बहुत अच्छा है जिसे इस निर्जन स्थान पर रहकर सीखा जा सकता है, उसने प्रशंसा की। यह मेरे चाचा ने मुझे सिखाया था क्योंकि वह शहर में रहते हैं, उसने कहा। फिर वह बातों बातों में रोजालिंड से अपने दिल की बात भी कह बैठा और रोजा से प्यार में अपनी व्याकुलता को भी जाहिर कर दिया। उसकी पूरी बात सुनकर रोजा ने कहा, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा, बशर्ते तुम मुझे रोजालिंड कहकर पुकारो और प्रतिदिन मेरी कुटी पर आकर मुझसे प्रणय निवेदन करो। मैं रोजाना तुम्हारी कुटी पर आ जाया करूंगा, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारी कुटी है कहाँ? उसने उत्सुकता से पूछा। तुम मेरे साथ खुद चलकर देख लो, उसने कहा। फिर वह उसके पीछे पीछे चल दिया। उस समय ऑरलैंडो को इस बात का कोई विशेष मतलब समझ में न आया, लेकिन उसे ऐसा लगा कि अब वह उस नवयुवक के बिना नहीं रह सकता, यानी जो गैनीमेड अपना नाम रोजालिंड बदल कर रख ली थी, उसको वो नवयुवक कह रहा है। वह प्रतिदिन मिलने उसकी कुटिया में जाने लगा और उसे रोज़ा रोज़ा कहकर ही जी को बहलाने लगा। यानी रोजालिंड रोलैंडो से बोली कि मुझे तुम रोज़ा कह के रोज़ बुलाया करो, तो वह उसे रोज़ा कह के बुलाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी रोज़ा उसके सामने ही बैठी है, क्योंकि वह तो अपना फेस डिस्गाइज, अपना भेष वो बदल ली थी। इसी प्रकार वह एक दिन उससे मिलने पहुंचा तो उसे पहुंचने में 1 घंटे की देरी हो चुकी थी, इसलिए रोजा की बेताबी पल पर बढ़ती ही जा रही थी। उसने ऑरलैंडो को देखते ही पूछा, तुम इतने दिन से कहाँ थे? खुद को प्रेमी कहते हो, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुमसे फिर नहीं मिलूंगी। इतने दिन? ऑरलैंडो चौंका। अरे, मैं तो निश्चित समय से ही 1 घंटा ही तो देर से आया हूँ। प्रेम करना और फिर 1 घंटा देर से आना? अगर कोई पुरुष अपनी प्रेसी से किए गए वादे को तोड़कर 1 मिनट का 1,000वां भाग भी देर से आए तो मैं दावे से कहती हूँ कि वह सच्चा प्रेमी नहीं है। मेरी प्यारी रोजालिंड, मुझे माफ़ कर दो। ऑरलैंडो उस युवक बनी रोजा को अपनी रोजालिंड कहकर ही पुकार रहा था। अगर तुम इतने सुस्त हो तो मेरे पास बिल्कुल मत आना, उसने गुस्से में दांत भींचकर कहा। इतने में सिलिया वहां आ गई और बोली, अरे भाई, तुम तो सचमुच ही रोजालिंड बन गई। वह तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तुम्हें रोजालिंड कहता है, वास्तव में उसकी रोजालिंड दूसरी है। रोजा संभली और कहने लगी, अच्छा एक बात तो बताओ कि अगर मैं वाकई तुम्हारी रोजालिंड होती तो तुम मुझसे क्या बात करते? कुछ कहने से पहले मैं उसका चुंबन लेता। वह बोला, नहीं, यह ज़्यादा अच्छा होता कि पहले तुम कुछ बोलते और जब शब्दों की कमी के कारण कहीं अटक जाते तो अपनी प्रेसी का चुंबन करते, रोजा ने बताया। अगर वह चुंबन देने को तैयार नहीं होती तो फिर क्या करना चाहिए? उसने उत्सुकता से पूछा। ऐसी हालत में केवल यही करना होगा कि बार बार प्रार्थना करो कि
इससे नई सामग्री उत्पन्न हो जाए। वह बोली, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है कि जिसकी सामग्री अपनी प्रेयसी के सामने समाप्त हो जाए। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी रोजालिंड नहीं हूँ? यह कहना कि तुम मेरी रोजालिंड हो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि क्योंकि मैं उससे बात करने का बड़ा इच्छुक हूँ। उसने बताया, अच्छा तो मैं रोजालिंड के रूप में कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं करती। तब तो ऑरलैंडो की मृत्यु समझो। वह बोला, नहीं, वास्तव में न मरो, सिर्फ मरने का दिखावा करो। इस पृथ्वी पर 6000 वर्षों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो प्रेम के कारण मर गया हो। उसने बताया, अच्छा तो रोजालिंड तुम मुझे कितना प्यार करती हो? ऑरलैंडो ने प्रेम से उसकी ओर देखा। हाँ, मैं तुम्हें सप्ताह के सभी दिन प्यार करूंगी। और क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ऑरलैंडो ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे जैसे 20 व्यक्तियों से विवाह कर सकती हूँ। रोजालिंड उसे चिढ़ाने लगी। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? वह चौंका। रोजालिंड संभलते हुए बोली, तुम अच्छे आदमी हो ना? वो तो मैं हूँ। किसी अच्छी चीज को अधिक मात्रा में प्राप्त करना बुरा नहीं कहा जा सकता। फिर रोजा ने सीलिया की ओर देखते हुए कहा, आओ बहन, पादरी बनकर हमारा विवाह करा दो। ऑरलैंडो, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। और बहन, तुम क्या सोच रही हो? काफी देर तक उनका यही नाटक चलता रहा। अंत में वह हार कर रोजा से बोला, लेकिन क्या वह मेरी वास्तविक रोजालिंड ऐसा करेगी? मैं अपने जीवन की कसम खाकर कहती हूँ कि वह भी ऐसा ही करेगी। और उसने रोजालिंड को यकीन दिलाया, लेकिन वह तो समझदार है, मगर उसमें आवश्यक बुद्धिमत्ता नहीं होगी, क्योंकि कोई जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतनी अधिक मनमानी करता है। अगर तुम किसी स्त्री की बुद्धिमत्ता को दबाओगे तो बुद्धिमत्ता उसे अवश्य ही छोड़ जाएगी। उसने ऑरलैंडो को समझाया। फिर ऑरलैंडो ने उससे कहा, रोजालिंड, अब मुझे 2 घंटे के लिए यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं 2 घंटे तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मुझे भोजन के समय अपने साथियों के पास पहुंचना है। मैं 2 बजे तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। उसने आज्ञा दे दी। उसने जाते हुए ऑरलैंडो से कहा, अगर तुमने आने में जरा भी देरी की तो मैं समझूंगी कि तुम झूठे हो, प्रेमियों में सबसे अयोग्य हो। मैं अपना वायदा ऐसे निभाऊंगा जैसे कि तुम ही मेरी वास्तविक रोजालिंड हो। अलविदा। रोजालिंड उसके जाने के बाद उसकी प्रतीक्षा करती रही, मगर ऑरलैंडो नहीं आया तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह बेचैन होकर सीलिया से बोली, अब क्या कहती हो? 2 बज चुके हैं। ऑरलैंडो का कहीं पता नहीं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वह एक सच्चा प्रेमी है। वह धोखा नहीं दे सकता। हो सकता है कि उसकी आंखें लग गई हों, वह गहरी नींद सो गया हो। सीलिया ने तसल्ली दी। उधर ऑरलैंडो वापस आने के लिए जैसे ही चला तो रास्ते में दूर से ही उसने देखा कि कोई आदमी पेड़ की छाया में गहरी नींद सो रहा है और एक भूखी शेरनी दबे पांव उसकी ओर बढ़ रही है। ऑरलैंडो ने गौर से उस सोए शख्स को देखा तो वह पहचान गया कि वह तो उसी का भाई ओलिवर है, जिसने पिता की संपत्ति पाने के लिए उसे मकान में जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। जब वह इस कांड से निकला तो बाद में पहलवानों के द्वारा लड़वा कर मरवाने की कोशिश की, मगर फिर भी किसी तरह ऑरलैंडो बच निकला। ऑरलैंडो की आंखों के सामने भाई द्वारा किए गए सारे अत्याचार घूम गए, मगर यह समय अधिक सोच विचार करने का नहीं था। ऑरलैंडो तलवार लेकर शेरनी पर झपट पड़ा और देखते ही देखते उसने शेरनी के 2 टुकड़े कर दिए। मरने से पहले शेरनी पूरी ताकत से दहाड़ी, फिर तड़पती हुई धड़ाम से ओलिवर के पास जा गिरी। ओलिवर हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर जो कुछ उसकी आंखों ने देखा, उसे देख और समझकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने किए अपराधों की क्षमा मांगने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। शेरनी से हाथापाई के दौरान उसकी देह काफी जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वह रोजालिंड बने उस चरवाहे युवक के पास न जा सका। फिर उसने ओलिवर के हाथ वहां संदेश भेजकर उसे वहीं बुलवाने के लिए कहा। गैनीमेड
गैनीमेड जो रोजा बनी थी और एलिना बनी सीलिया। ओके, रोजालिन क्या बनी थी? गैनीमेड। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, गैनीमेड और सीलिया क्या बनी थी? एलिना। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। गैनीमेड कौन बना था? रोजालिंड। और एलिना बनी थी सीलिया। ओके, तो आगे देखिए। तो गैनीमेड बनी रोजा और एलिना बनी सीलिया। उस समय ऑरलैंडो के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ओलिवर ने सीलिया से जाकर कहा, ऑरलैंडो ने उस युवक के लिए संदेश भेजा है और ये खून से सना रुमाल जिसे वह रोजालिंड कहता है। हाँ, मैं ही रोजालिंड हूँ। परंतु ये सब क्या है? रोजा घबराते हुए स्वर में बोली। सीलिया ने कहा, कृपया हमें जल्दी से पूरी बात बताइए। फिर ओलिवर ने पूरी घटना उन्हें सुना दी और यह भी बता दिया कि मैं उसका भाई ओलिवर हूँ, यानी ऑरलैंडो का भाई ये ओलिवर। फिर वह बोला, आप लोग मुझे जल्दी से उत्तर दो। वह मूर्छित अवस्था में रोजालिंड कहकर पुकार रहा है। क्या आपने मेरे भाई को माफ़ कर दिया? उसे इसी बात की फिक्र लगी हुई है कि कहीं उसके न आने से तुम नाराज तो न हो गए नाराज न हो गए हो। अपने भाई से जाकर कहना कि हमने उसे माफ़ कर दिया, रोजालिंड ने कहा। ओलिवर की नज़रें जब एलिना पर पड़ी, यानी ओलिवर की नज़र एलिना यानी कौन बना था? ये सीलिया। तो वह भी उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह भी उस पर मोहित हो चुकी थी। यानी ये सीलिया जो है वो ओलिवर पर और ओलिवर जो है वो सीलिया पर ये मोहित हो गए थे। उसने रोजालिंड का संदेश ऑरलैंडो को सुनाया। वह बड़ा खुश हुआ। साथ ही साथ उसने यह भी बता दिया कि वह उस चरवाहे की बहन एलिना सीलिया को चाहने लगा है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने पूछा, तुम्हारा इतनी कम जान पहचान में ही उसको पसंद करना, पहली नज़र में प्रेम करने लगना, तुरंत उसका स्वीकृति दे देना, यह सब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। इस आधार पर विरोध न करो कि यह सब जल्दी में हुआ है। वह एक गरीब लड़की है। हम दोनों एक दूसरे के विषय में बहुत कम जानते हैं। यह सब बहुत जल्दी में हुआ। बल्कि तुम्हें तो यह कहना चाहिए कि मैं एलिना से प्रेम करता हूँ और वह मुझसे प्रेम करती है। अब तुम अपनी स्वीकृति दे दो, जैसे कि हम आनंद प्राप्त कर सकें। यह विवाह तुम्हारे लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि पिताजी की पूरी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो मैं इसी जंगल में चरवाहा बनकर जीवन यापन करना व अंत में मर जाना पसंद करूंगा। मैं तुम्हारे विवाह से सहमत हूँ, ऑरलैंडो ने कहा। यह उत्सव कल मनाया जाएगा। हम राजा और उनके साथियों को भी आमंत्रण देंगे। अब जाकर तुम एलिना को तैयार करो। तभी ऑरलैंडो की नज़र सामने से आती रोजालिंड पर पड़ी। उसने आते ही ओलिवर से कहा, भाई, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं भी तुम्हारे लिए यही कामना करता हूँ। ओलिवर मुस्कराया। फिर रोजा ऑरलैंडो की ओर मुखातिब होकर बोली, मेरे प्यारे ऑरलैंडो, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे रुमाल में है। ऑरलैंडो बोला, नहीं, वह तो मेरी भुजा में है। मैंने समझा कि तुम्हारा दिल शेर के पंजों से घायल हुआ है। रोजालिंड ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, घायल तो हुआ है, लेकिन घाव किसी युवती की आंखों ने किया है। उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारे भाई ने मेरा उत्तर तुम्हें सुना दिया था? उसने तो तुम्हें मुझे वो सब भी सुना दिया था, जिसे सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, मुझे मालूम है कि तुम क्या कहना चाहते हो, और वह सच है। ज्यों ही तुम्हारा भाई और मेरी बहन आपस में मिले, उनकी नज़रें मिली, वे प्रेम करने लगे। उन्होंने आहें भरना आरंभ कर दिया। ज्यों ही उन्हें कारण ज्ञात हुआ,
उन्होंने अपने उपचार की तलाश की और इस तरह उन्होंने विवाह तक की सीढ़ियाँ बना ली और जल्दी ही उन पर चढ़ने वाले हैं और वे प्रेम में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब तक दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, रोज़ा ने बताया। कल उनका विवाह होगा और उनमें मैंने राजा को भी आमंत्रित किया है, लेकिन दूसरे लोगों की शादी देखकर अपने विवाह की कल्पना कितनी दुखदाई है। कल मेरे भाई की दिल की इच्छा पूरी होगी और मेरे हृदय की पीड़ा बढ़ जाएगी। यह मायूस होकर बोला, इसका मतलब हुआ कि कल मैं रोजालिंड के लिए तुम्हारे प्रेम प्रकरण में सहयोग न दे सकूंगा। रोजा उर्फ गेनीमेड यानी रोजालिंड जो अपना नाम गेनीमेड रखी थी, उसने कहा, अब मैं अपनी प्रेसी के बारे में सिर्फ सोच समझकर ही जीवित नहीं रह सकता। वह बोला, मैं भी बेकार की बातें करके तुम्हारा ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। रोज़ा ने बताया, जो मैं कहने जा रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण बात है। मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो और मेरे ज्ञान के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। मैं तुम्हें प्रभावित भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी तुम गंभीरतापूर्वक मेरी बात सुनो और उस पर विश्वास करो। मैं आश्चर्यचकित करने वाले काम भी कर सकता हूँ। 3 साल की उम्र से ही मैं एक जादूगर के संपर्क में रहा हूँ जो जादू में माहिर है, लेकिन उसका दुष्प्रयोग नहीं करता था। अगर तुम रोजालिंड को उतना ही प्रेम करते हो जितना कि तुम्हारे व्यवहार से प्रकट होता है, तो तुम्हारा विवाह भी तुम्हारे भाई के साथ ही हो सकता है। जिन मुसीबतों में रोजालिंड पड़ गई है वह मैं सब जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने उसे कल ही प्रकट कर सकता हूँ। क्या तुम यह बात गंभीरता से कर रहे हो? वो कहता है, क्या तुम यह बात गंभीरता से कह रहे हो? अपनी कसम, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, उसने यकीन दिलाया। कल तुम अच्छे कपड़े पहनना और अपने दोस्तों को भी बुलाना। मैं वादा करता हूँ कि कल रोजालिंड से तुम्हारा विवाह होगा। दूसरे दिन शादी की सभी तैयारी हो चुकी थी। रोजालिंड भी वहाँ पहुँचे थे। ऑरलैंडो, ओलिवर, जैक्स, सीलिया, सभी लोग बेताबी से उस चरवाहे युवक रोजालिंड की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद राजा बोला, ऑरलैंडो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह अपना वादा पूरा करेगा? कभी मुझे उस पर यकीन होता है, कभी नहीं होता है। इस मामले में मैं उन लोगों की तरह हूँ जिन्हें यह डर लगा रहता है कि उनकी आशा आधार रहित है। तभी रोजालिंड चरवाहे युवक के वेश में, यानी रोजालिंड जो चरवाहा बनी है, तो तभी रोजालिंड चरवाहे युवक के वेश में वहाँ उपस्थित हुई। फिर वह बोली, कुछ देर सब्र रखो, मैं सारी बात बताता हूँ। फिर वह राजा की ओर मुखातिब हुई, आप कहते हैं कि अगर मैंने आपकी बेटी रोजालिंड को यहाँ हाजिर कर दिया है तो आप उसकी शादी ऑरलैंडो से करा देंगे? वो कह रही है कि अगर मैं रोजालिंड को यहाँ पर लेकर आती हूँ तो क्या आप ऑरलैंडो से उसकी शादी करा देंगे? तो राजा कहता है, हाँ बिल्कुल करा दूंगा। फिर वह ऑरलैंडो से बोली, और तुम कहते हो कि जब मैं उसे यहाँ ले आऊँगा तो तुम उससे विवाह कर लोगे? वो कहता है कि हाँ, अगर मैं किसी बड़े साम्राज्य का राजा भी होता तो भी ऐसा ही करता। ऑरलैंडो ने जवाब दिया, मैंने वादा किया है कि सब कुछ सही कर दूंगा। अब आप लोगों को भी अपना वादा निभाना है। अब मैं कुछ देर के पश्चात लौटकर आता हूं और आपको सभी शंकाओं का निवारण करता हूं। यह कहकर रोजालिंड सीलिया को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजा ने कहा, मुझे लगता है कि इस चरवाहे लड़के की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो मेरी बेटी से मिलती हैं। महाराज, जब मैं सबसे पहले उससे मिला था तो मुझे लगा था कि वह रोजालिंड का भाई है, लेकिन उसने बताया कि वह इसी जंगल में पैदा हुआ है। उसका चाचा कोई बड़ा जादूगर है, उसने बताया। कुछ देर पश्चात रोजालिंड, सीलिया और उसके साथ हाइमन तीनों वहां आए। रोजालिंड अपने असली वेश में थी। हाइमन ने राजा से कहा, अच्छे राजा, आपकी पुत्री हाजिर है, स्वागत करो, जिसे हाइमन स्वर्ग से यहाँ लाया है। यह सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप इसका विवाह उससे कर दो, इससे जिससे वह प्रेम करती है।
लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम मेरी रोज़ालिंड ही हो। ऑरलैंडो ने उसकी ओर देखा। फिर रोज़ालिंड ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, मैं स्वयं को आपके हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ। फिर राजा ने सीलिया की ओर बड़े प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा, मेरी प्यारी भतीजी, मैं तुम्हारा भी गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ, जैसा कि मैंने अपनी बेटी का किया। राजा ने अपने हाथों से उन सब की शादी करा दी और उन्हें आशीर्वाद दे दिया, वे सदा खुश रहें। तभी छोटे महाराज वजीर का एक दूत वहां आ पहुंचा और उसने निर्वासित राजा को महाराज का संदेश सुनाया। मैं स्वर्गीय सर रोलैंड का पुत्र हूँ और मैं आपके लिए समाचार लाया हूँ। फिर वह समाचार सुनने लगा। जब महाराज फ्रेडरिक को यह पता लगा कि राज्य के योग्य व्यक्ति उसे छोड़कर प्रतिदिन जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उसने एक शक्तिशाली सेना तैयार की और व्यक्तिगत रूप से उसका नेतृत्व संभालकर उस उद्देश्य से जंगल की ओर प्रस्थान किया कि अपने भाई को पकड़कर मार डालेगा। मगर जब वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो उसे एक सन्यासी मिला, जिसके साथ उसने वार्तालाप व विचार विमर्श किया। परिणाम यह हुआ कि वह अपने उद्देश्य और दूसरी सांसारिक बातों से नफरत करने लगा। उसने अपने निर्वासित भाई के पक्ष में अपने ताज का त्याग कर दिया और साथ ही उन सब लोगों को भी भूमि लौटा दी जिनको उसने निर्वासित किया था। यह सब पूरी तरह सच है जो मैं अपने जीवन का वास्ता देकर कह रहा हूँ। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे नवयुवक, तुम्हारा स्वागत है। जो समाचार तुम लेकर आए हो वह तुम्हारे भाई के लिए भी उपहार स्वरूप है। ऑलिवर अपने जब्तशुदा जमीन मिल जाएगी और ऑरलैंडो को शक्तिशाली साम्राज्य प्राप्त होगा। और अब उन लोगों की बारी आती है जिन्होंने हमारे साथ जंगल में रहकर कष्ट उठाए हैं, उन्हें भी हमारे साथ साथ इस आनंद को भोगने का अवसर प्राप्त होगा। जैक्स ने संदेशवाहक से पूछा, अगर तुम्हारा कहना सही है तो फिर छोटे महाराज कहाँ हैं? उन्होंने संन्यास ले लिया है, उसने बताया। जैक्स को दरबारी जीवन पसंद नहीं आया, इसलिए वो छोटे महाराज के पास जा पहुंचा। इस समाचार ने विवाह के शुभ अवसर को और अधिक सुखी बना दिया। सचमुच आज राजा के लिए यह समय बड़ा ही शुभ था। उसके पल भर में सारे कष्ट दूर हो चुके थे। उसे न सिर्फ अपनी बेटी मिली बल्कि खोया हुआ साम्राज्य भी प्राप्त हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह प्ले ये समाप्त हुआ। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें तथा और दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।